Dear students, our next lecture is about quantum numbers. In this lecture, we will discuss about definition of quantum numbers and different types of quantum numbers. First of all, definition of quantum number. The set of numerical values which describe size, shape, energy, orientation of orbital in which an electron is housed and the spin of that electron are called quantum numbers. Or, the quantum numbers can be defined as a set of numerical values which gives us information about the designation of electron in an atom. क्वांटम नंबर क्या होता है? एक्चुअली क्वांटम नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक सेट होता है जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है, तो क्वांटम नंबर हमें ये बताते हैं कि उस ऑर्बिटल का साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, और इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है उसका स्पिन क्या है, यानी वो किस तरह स्पिन कर रहा है, कि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर से पता चलती है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह के ऊपर मौजूद है। और ज़ाहिर है जब हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता चल जाता है, इलेक्ट्रॉन के शेल नंबर का, उसके सब शेल का, उसके ऑर्बिटल का पता चलता है, तो उससे बहुत सी प्रॉपर्टीज उसकी हम जान सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू क्वांटम नंबर। तो उसका एड्रेस फाइंड करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसके क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। क्वांटम नंबर के थ्रू ही हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है और वो कौन सी स्पिन कर रहा है। Quantum numbers serve as identification numbers or labels which completely describe an electron. क्वांटम नंबर क्या होते हैं? ये एक्चुअली आमतौर पर आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पर काम करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये हमें बताते हैं। जब हमारे पास क्वांटम नंबर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की बहुत सी इंफॉर्मेशन ये हमारे पास आ जाती है, और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये लेबल्स होते हैं। जब लेबल का क्या मतलब होता है कि जब हम इनको जान जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। दीज numbers gives us information about the behavior and energy of electron। ज़ाहिर है अगर हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ठीक है, तो उससे हमें उसकी एनर्जी का अंदाजा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में है, तो ज़ाहिर है थर्ड शेल की एनर्जी सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन से या फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर सेकंड शेल या फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होगा। नाउ टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, यानी क्वांटम नंबर कितनी किस्म के होते हैं? देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। नंबर 2 इज एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय l। नंबर 3 इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m and the spin quantum number that is represented by small s। now first of all principal quantum number। अब प्रिंसिपल का क्या मतलब है? यहाँ पे प्रिंसिपल मीन के सबसे मेन क्वांटम नंबर, ठीक है। जिस तरह प्रिंसिपल जो है वो आमतौर पर हम किसी इदारे के सरबराह को कहते हैं, तो यहाँ पे आप यही समझ लें कि ये सबसे मेन जो है वो क्वांटम नंबर है। बाकी जो क्वांटम नंबर होते हैं वो इसके बाद आएंगे, यानी जब भी आप इलेक्ट्रॉन को तलाश करेंगे तो सबसे पहले आपको उसके शेल का पता होना चाहिए। बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेल के अंदर से ही हमें पता चलती है। It is represented by n। ये स्मॉल n से जाहिर किया जाता है। It represents denotes the main energy level shell or orbit in which an electron is present। तो ये हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का मेन एनर्जी लेवल बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल या ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के लिहाज से उसका एड्रेस हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट्स वैल्यू आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इंफिनिटी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती और ना ही फ्रैक्शन में होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी होगी, ठीक है, यानी होल नंबर में होगी और इन्फिनिटी में होगी, जीरो कभी नहीं होगी, नॉन जीरो वैल्यू होती है।
और हमेशा इंटीजर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव में नहीं होती वैल्यू। और इनको हम जो है वो कुछ अल्फ़ाबेट से भी ज़ाहिर करते हैं, यानी कुछ लेटर से हम ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह फर्स्ट शेल को के से, सेकंड को एल से, थर्ड को एम से, फोर्थ को एन से और फिफ्थ को ओ से एंड सो ऑन। Each shell or orbit can accommodate a definite number of electrons. आप जानते हैं कि हर शेल जो होता है उसके अंदर एक खास तादाद में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके अंदर एक मखसूस नंबर में इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, उनके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 2n²। n क्या होता है, n नंबर ऑफ शेल होता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ज़ाहिर है फर्स्ट शेल होगा तो इनकी वैल्यू 1, 2, सेकंड होगा तो इनकी वैल्यू 2 एंड सो ऑन। जब आपके पास फर्स्ट शेल होगा तो आप ये फार्मूला अगर यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करें तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू 2 किसके बराबर होगा, 2। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, 4 इंटू 2 8। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, 9 इंटू 2 18। 4 का स्क्वायर 16 के बराबर है, 16 इंटू 2 32। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में 18 आते हैं, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फायदा क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसके क्या है। इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर ज्यादा होगा तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, शेल नंबर कम होगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी कम होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस उस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, और सेकंड शेल वाला अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल। यानी जितना हायर शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उतना उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा। इट डिटरमिन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। जाहिर है अगर वो किसी हायर शेल में इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लोअर शेल की एनर्जी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो थर्ड में उसकी एनर्जी कम है, जो सेकंड में उसकी एनर्जी उससे भी कम है, जो फर्स्ट में उसकी एनर्जी इन तीनों से कम होगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, n की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। Second quantum number is azimuthal quantum number. This is second quantum number azimuthal, that is represented by small n. Azimuthal quantum number is also known as angular momentum quantum number. इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इट इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके ये डिफरेंट नाम हो सकते हैं, यानी इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिटल शेप भी कहते हैं और सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l. इट रिप्रेजेंट्स और डिनोट्स द सब शेल इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉन के सब शेल की इंफॉर्मेशन हमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर देता है। इन अदर वर्ड्स इट शोज नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल और ऑर्बिट। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये भी बताता है कि एक शेल के अंदर जो है वो कितने सब शेल मौजूद है। ठीक है, यानी एक शेल एक एनर्जी लेवल है तो उसके सब एनर्जी लेवल होते हैं जिनको हम सब शेल कहते हैं, तो वो हमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से पता चलता है। इट्स वैल्यू मे बी जीरो और पॉजिटिव इंटीजर अप टू इन्फिनिटी। अब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा है कि वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और यहाँ पे वैल्यू जीरो भी हो सकती है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, बट फ्रैक्शन में वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन n ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अब जो l की वैल्यू होती है, यानी जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू के ऊपर। इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम n बाय यूजिंग द फार्मूला l इज इक्वल टू n माइनस 1। यानी जो शेल नंबर होता है उसमें से 1 माइनस करें तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास n की वैल्यू 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करें तो 0, 0 किसके लिए यूज होता है, s के लिए। ठीक है, यानी 0 से s को जाहिर करते हैं, s सब शेल को, 1 से p को जाहिर करते हैं, 2 से d को, 2 से d को और 3 से f। ठीक है, दिस शुड बी f, दिस इज नॉट d, दिस इज f।
S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffused and F stands for fundamental। यानी ये कुछ स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमने ये लेटर यूज किए हुए हैं। जिस तरह एस जो है ये शार्प से डिराइव हुआ है, यानी ये शार्प का फर्स्ट लेटर हम ले रहे हैं एस के लिए। इसी तरह पी किससे डिराइव हुआ है, प्रिंसिपल से। इसी तरीके से आप यहाँ पे एफ जो है फंडामेंटल से। तो ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं जो कि स्पेक्ट्रल सीरीज आती है हमारे पास, ठीक है। दे आर यूज टू डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके लिए ये टर्म्स आमतौर पर यूज होते हैं। ईच सब शेल हैज अ डेफिनेट शेप, यानी हर सब शेल जो होता है उसकी एक खास शेप होती है। एस की स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। पी की डम्बेल शेप होती है, डी की डबल डम्बेल शेप होती है, एफ की कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला, यानी आपके पास जो कोई भी सब शेल होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला है 2n/2l+1, यानी 2l+1 ये वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 होगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में आ सकते हैं। यहाँ पे आप पी के वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 × 1 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 × 2 6। इसी तरीके से डी की वैल्यू 2 होती है, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 × 2 10। इसी तरीके से एफ के लिए जो है वैल्यू 3 होगी, ठीक है। 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7 × 2 14, यानी एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, यानी इसका फायदा क्या है। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। It explains that why an individual line in an atomic spectrum is further divided into several lines when observed under the high resolving spectrometer। ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है, यानी इस चीज का ये हमें एविडेंस देता है कि हम जब भी स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर स्टडी करते हैं, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पे ये जो मेन लाइंस होती हैं, जो इंडिविजुअल लाइंस होती हैं, वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। तो उनकी डिवीजन शो करती है कि हमारे पास जो है वो एक एटम के अंदर जो है एक शेल के साथ साथ सब शेल भी होते हैं, यानी सब एनर्जी लेवल भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी जो मेन लाइंस होती है इंडिविजुअल लाइन वो तो शेल को शो करेंगी, ज़ाहिर है जो सब लाइंस होंगी वो सब शेल को शो करेंगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम नंबर ईच शेल कंसिस्ट ऑफ फर्दर सब शेल, यानी ये जो क्वांटम नंबर है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बता रहा है, ये जो यहाँ पे हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर वाली बात यहाँ पे हमने की है, तो ये हमें ये चीज़ प्रूव कर रही है कि एक शेल जो होता है उसके अंदर सब शेल होते हैं। इट आल्सो डिटरमिन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सब शेल हैज लोअर एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन पी सब शेल। एनर्जी की इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाती है। अब इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में है तो एस सब शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, उसकी एनर्जी कम होगी, पी सब शेल न्यूक्लियस से दूर होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। It defines the shape of orbital in which an electron is present and the angular momentum of electron, यानी इससे हमें शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके एंगुलर मोमेंटम का भी पता चलता है। किससे? एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से। ओके, एन वैल्यू अगर हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो उसमें जो एल की वैल्यू यानी एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा। तो 0 किसके लिए हम लिखते हैं? एस सब शेल के लिए। और इसको हम किस तरह जाहिर कर सकते हैं? फर्स्ट शेल के लिए हम 1s लिखते हैं, यानी 1 फॉर फर्स्ट शेल एंड s फॉर सब शेल ऑफ दैट शेल। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ सब शेल इसमें कितने बन रहे हैं? हमारे पास 1 बन रहा है। इसी तरह n की वैल्यू अगर 2 होगी तो l की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक 0 और एक 1। 0 s के लिए, 1 p के लिए। तो इसमें s और p यानी 2 सब शेल होते हैं और उनको हम किस तरह जाहिर कर सकते हैं? 2s सेकंड शेल का s और सेकंड शेल का p, टोटल सब शेल कितने हो जाएंगे? 2। इसी तरह n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0 1 2, 0 फॉर s, 1 फॉर p, 2 फॉर d, spd यानी 3 सब शेल। तो थर्ड शेल का s, थर्ड शेल का p, थर्ड का d। तो आपके पास जो नंबर ऑफ सब शेल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3। इसी तरह n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0 1 2 3 यानी ओवरऑल 0 फॉर s, 1 फॉर p, 2 फॉर d, 3 फॉर f। तो spdf 4s 4p 4d 4f यानी 4 शेल का s, 4 का p, 4 का d, 4 का f।
और टोटल सब शेल कितने हो जाएंगे, देखें 1 2 3 4, टोटल 4 हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल 3, यहाँ पे टोटल 2 और यहाँ पे 1। Third type of quantum number is magnetic quantum number that is represented by small m. It is represented by small m. It denotes the orbital in which an electron is present. ये हमें ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन हमें देता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक शेल में होता है और शेल के किसी सब शेल में होता है तो सब शेल के भी वो किसी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है। तो ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। It was proposed to explain the splitting of spectral lines further under the influence of magnetic field. जब हम स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है, यानी उसकी जो लाइंस होती हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो उनके अंदर जो स्प्लिटिंग होती है यानी फर्दर जो डिवीजन होती है, इस फिनोमेना को ओवरऑल हम क्या कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। तो ज़ीमैन इफेक्ट जो क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद स्पेक्ट्रम, ठीक है। यानी स्पेक्ट्रम के साथ जब जो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी तो उसमें उसकी स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिटिंग उसमें काज हो जाएगी, तो उसको ओवरऑल हम ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। तो अब ये जो ज़ीमैन इफेक्ट है ये ऑर्बिटल के कंसेप्ट को प्रूव कर रहा है, यानी ये हमें बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका शेल होता है, फिर उसके बाद उसका सब शेल होता है और उसके बाद सब शेल के अंदर भी उसके एक मखसूस ऑर्बिटल होता है। This explains the difference in the behavior of an electron having same value of principal and as Newton quantum number। अच्छा, अब हम ये क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, लेट से एक इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में है, तो जाहिर है वो 2p में, लेट से दूसरे शेल के p में, तो उसका अब जो इलेक्ट्रॉन है लेट से वो हमारे पास p सब शेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर उन इलेक्ट्रॉन को आपस में कंपेयर करेंगे तो वो अगर आप शेल के लिहाज से देख रहे हैं तो उनके शेल नंबर सेम है, अगर आप उनको सब शेल के लिहाज से देख रहे हैं तो p सब शेल है वो भी सेम है, लेकिन ऑर्बिटल के लिहाज से यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिहाज से वो डिफरेंट होंगे। किस वजह से डिफरेंट होंगे, क्योंकि p सब शेल में अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर p सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो जाहिर है जब आप उसको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में उसके स्पेक्ट्रा को रखेंगे तो डेफिनेटली वो स्प्लिटिंग काज करेगा वहां पे, तो वो ये प्रूव करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सब शेल के अंदर भी डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है। वैसे तो p सब शेल जो होता है एनर्जी के लिहाज से, मतलब जो p सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं वो सेम होते हैं, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, लेकिन जब आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे वो डिफरेंस जरूर शो करते हैं। This quantum number is also known as orientation quantum number, यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, बिकॉज दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल जो होता है अराउंड द न्यूक्लियस जो है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो किस ओरिएंटेशन में, ठीक है, यानी किस डायरेक्शन में स्पेस में कहाँ पे मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है। इट्स वैल्यू आर m इज इक्वल टू, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी यहाँ पे हम 0 +1 +2 +3 या 0 -1 -2 -3 इसकी वैल्यू हो सकती है। द वैल्यूज ऑफ m डिपेंड्स ऑन द, एक्चुअली ये वैल्यूज किसको शो करती हैं, ये ओरिएंटेशन को शो कर रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये जस्ट ओरिएंटेशन को शो कर रही है कि आपके पास जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है। द वैल्यूज ऑफ m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l, ये l के ऊपर आमतौर पर डिपेंड करता है, यानी l पॉजिटिव भी हो सकता है, l नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअली m की, ठीक है, यानी m इज इक्वल टू नेगेटिव l 0 और पॉजिटिव l। टोटल वैल्यू ऑफ m, यानी m की जो टोटल वैल्यू होती है उनको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 2l + 1, 2l + 1। फॉर एग्जांपल व्हेन l इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास l 1 है, फॉर एग्जांपल p सब शेल है, तो उसके लिए उसकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, यानी टोटल ओरिएंटेशन कितनी बनेगी p की, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2 × 1, 2 हो जाएगा, 2 + 1 3। तो इसका मतलब ये है कि p जो सब शेल होता है उसके अंदर 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है, यानी इसका मतलब ये है कि उसके 3 ऑर्बिटल होंगे,
एक उसमें हम आमतौर पर कहते हैं कि एक को हम 0 से जाहिर कर रहे हैं, एक को +1 से, एक को -1 से, यानी ये 3 डायरेक्शन या 3 ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं, जिनको मैथमेटिकली हम आमतौर पर एक्स वाई जेड डायमेंशन भी कहते हैं। यानी जो ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल जो होते हैं, वो तीनों डायमेंशन में होते हैं या तीनों एक्सिस में होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। where -1, 0 and +1 shows different orientation of orbital in the space, जिनको x, y, z से भी जाहिर करते हैं, यानी x axis, y, z and so on. As 3p orbitals of p subshell are oriented in 3 dimension, ठीक है, यानी तीनों डायमेंशन में हो सकते हैं, due to difference in their orientation in the space, they will have different interaction with the externally applied magnetic field. अब चूंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन यहाँ पे ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी। जब ओरिएंटेशन चेंज होगी तो जो इंटरेक्शन होगा वो भी चेंज होगा। डिफरेंट इंटरेक्शन के फिर हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। उससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जो है एक सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। The difference in the energy of orbitals of a subshell is very small, which is only in the presence of magnetic field. यानी जो ऑर्बिटल के सब शेल के अंदर एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है, सॉरी, जो सब शेल के ऑर्बिटल के अंदर, यानी एक सब शेल के अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो उनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। और वो होता कब है? वो जब मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी तभी वो डिफरेंस होगा, अदरवाइज वो डिफरेंस होता ही नहीं है, निग्लेजेबल होता है, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते उसको, उस डिफरेंस को। तो बट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सब शेल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो पी सब शेल होता है उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो तीनों की एनर्जी सेम होती है, एनर्जी या पी एक्स इज इक्वल टू एनर्जी या पी वाई, एनर्जी या पी वाई इज इक्वल टू एनर्जी या पी जेड। तो एनर्जी के लिहाज से तो वो सेम है, लेकिन कब वो डिफरेंट होंगे एनर्जी के लिहाज से? जब आप उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस एनर्जी का आएगा, लेकिन अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें तो उनकी एनर्जी सेम होगी, यानी हम उनको एक दूसरे के डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम क्यों उनको एक्स वाई जी एक्सिस पे जाहिर करते हैं, ये लिखते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। तो ज़ाहिर ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी तो इंटरेक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट इंटरेक्शन जिन्हें वो शो करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से एक सब शेल के ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल, मीन के उनकी एनर्जी सेम होती है। एल की वैल्यू अगर आपके पास 0 होगी तो एम की वैल्यू आपके पास 0 होगी, मीन के आपके पास एल चूंकि एस सब शेल होगा तो उसकी एक ही ओरिएंटेशन बन रही होती है, जस्ट 0 से आप जाहिर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास एल की वैल्यू जो है 1 होगी, 1 पी के लिए होता है, तो अब पी की 3 ओरिएंटेशन, अभी हम वो फार्मूला प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, उसके मुताबिक 3 डायरेक्शन आ रही थी। एक को हम 0 से जाहिर करते हैं, एक को +1 से, एक को -1 से, यानी एक्स वाई जेड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास डी जो होता है उसकी 5 डायरेक्शन होगी, 0 +1 +2, 0 -1 -2। जो एफ होगा उसकी 7 डायरेक्शन होती हैं, +1 +2 +3 0 और -1 -2 -3, 7 डायरेक्शन, यानी 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ओके, इसके बाद अब थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं इनको, इनका कंपैरिजन आपस में एल और एम का, कि अगर यहाँ पे अगर आप देखें एल मीन स्मिथन क्वांटम नंबर, एम मीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपके पास अगर एल की वैल्यू 0 है तो ऐसा आपके पास सब शेल एस होगा, एम की वैल्यू 0 होगी, तो नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन कितनी होगी यहाँ पे? 1, जस्ट 1 ओरिएंटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 1, यानी जो एस सब शेल होता है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका नाम भी एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और ज़ाहिर ओरिएंटेशन भी उसकी जस्ट 1 ही होगी। उसके बाद अगर आपके पास एल की वैल्यू यानी स्मिथन क्वांटम नंबर 1 होगा, 1 मीन पी, तो उसकी 3 ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, 3 स्पेस ओरिएंटेशन, एक को 0 +1 -1 3 से जाहिर करें आप। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? आपके पास 3 हो जाएंगे। ज़ाहिर 3 ओरिएंटेशन मीन हर ओरिएंटेशन एक ऑर्बिटल को शो करती है, 3 ओरिएंटेशन मीन 3 ऑर्बिटल।
उनको किससे ज़ाहिर करेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। इसी तरह अगर आपके पास 2 है तो उसको डी से ज़ाहिर करते हैं, -1 -2, ठीक है, 0 यानी 0 -1 -2, 0 +1 +2, तो 5 हो जाएंगी। 5 ओरिएंटेशन टोटल होंगी, तो जो ऑर्बिटाल होंगी, जितनी ओरिएंटेशन होगी उतने ही ऑर्बिटाल। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटाल। तो कौन कौन से ऑर्बिटाल होंगे, नाम क्या होंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और एफ के केस में 7 ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, और मतलब 7 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 7 होगी, मीन 7 ओरिएंटेशन हो जाएंगी और 7 ऑर्बिटाल हो जाएंगे, ठीक है। और वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ पे अगर उनका नाम आप यहाँ पे, वैसे तो नाम उनके होते हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लेवल के नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप उन्हें ये शो करें कि वो कॉम्प्लिकेटेड है। रिलेशनशिप अमंग वैल्यूज ऑफ एन, एल एंड एम। इससे पहले हम 3 क्वांटम नंबर डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब उनका आपस में रिलेशनशिप क्या बनेगा, तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका अगर शेल नंबर 1 है, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल वैल्यू, यानी फर्स्ट शेल के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, जो एस होता है उसको 0 से जाहिर करते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ सब शेल आपके पास 1 होगा, एस से जाहिर करते हैं उसको, एस जनरली हम उसे कहते हैं, तो ये उसकी तादाद है, यानी नंबर ऑफ सब शेल, दिस इज नंबर, ठीक है, तादाद है उसकी। सब शेल डिजिग्नेशन क्या होगा, फर्स्ट 1s, मीन के पहले शेल का s। पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू क्या होगी, 0, ओरिएंटेशन जस्ट 1 होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटाल, ज़ाहिर एक ओरिएंटेशन होगी, एक ऑर्बिटाल होगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटाल इन शेल, शेल में टोटल ऑर्बिटाल भी एक ही होंगे, क्योंकि एक ही सब शेल है, उसका एक ही ऑर्बिटाल है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 होगी तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ l 0 भी हो सकती है, 1 भी, 0 फॉर s, 1 फॉर p। तो इसके बाद जो है वो 2s और 2p हो गए, यानी दूसरे शेल का s, दूसरे का p। पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू 0, ठीक है, ये किसके लिए, s के लिए, और p के लिए ज़ाहिर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि 3 वैल्यू होगी, तो 3 ऑर्बिटाल ये हो गए और एक ऑर्बिटाल ये हो गया, ठीक है, तो टोटल ऑर्बिटाल कितने हुए, 4। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो l की वैल्यू 3 आ जाती है, 0 1 2, यानी तीसरे शेल के लिए, तो अब एक s होगा, p d, 3s 3p 3d, तीसरे शेल का s, तीसरे का p, तीसरे का d। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m 0, मतलब, और 0 फॉर s, p के लिए 3 और d के लिए 5, तो 3 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 ऑर्बिटाल यहाँ पे मौजूद होंगे टोटल। कौन से शेल में, तीसरे शेल में टोटल 9 ऑर्बिटाल में। इसी तरह चौथे शेल में टोटल 16 ऑर्बिटाल कैसे होंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो एस के लिए जो ओरिएंटेशन है 1 है, 1 ऑर्बिटाल होगा, पी के लिए 3 है, 3 ऑर्बिटाल होंगे, डी के लिए 5 है, 5 ऑर्बिटाल, एस एफ के लिए 7 है, 7 ऑर्बिटाल, तो 7 5 12, ठीक है, 12 3 15 15 1 16। तो चौथे शेल में टोटल 16 ऑर्बिटाल होंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन, एल एंड एम, कि अगर आपके पास एन की वैल्यू दी गई है तो आपको एल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और जब आपके पास एल की वैल्यू दी गई होगी तो उसमें आपको सब शेल डेजिग्नेशन भी आप उनके शो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बता सकते हैं। जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी तो आप उसमें ऑर्बिटाल बता सकते हैं। अगर आपके पास जो है हर शेल, सब शेल के ऑर्बिटाल मौजूद हैं, तो आप टोटल शेल के ऑर्बिटाल भी बता सकते हैं। तो यानी यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर यूज हुए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर 4 इज स्पेन क्वांटम नंबर। स्पेन क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। इट डिनोट्स द स्पेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। ये एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पेन के बारे में हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी स्पेन कर रहा है, आइदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पेन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पेन कर रहा है। As an electron has a property of spin on its axis, definitely इलेक्ट्रॉन जो है वो दो किस्म की मोशन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक तो जो है वो शेल के अंदर रिवॉल्व करता है, यानी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है शेल के अंदर, ठीक है, और दूसरा ये स्पिनिंग करता है। दिस इज जस्ट लाइक अर्थ, यानी ज़मीन जब सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तो वो जो 365 डेज में इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, लेकिन जो दिन और रात होते हैं ये इसकी स्पिन मोशन है ज़मीन की, यानी ज़मीन एक तो उसकी जो सर्कुलर मोशन है उसके साथ साथ वो स्पिनिंग करती है।
And same case electron में an electron in an orbital can have one of the two possible spin. अब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखें तो उसकी कोई ना कोई स्पिन होगी, यानी दो में से कोई एक स्पिन होती है। दो ही स्पिन पॉसिबल है टोटल, एक +1/2 और एक -1/2। +1/2 मीन क्लॉकवाइज, -1/2 मीन एंटी क्लॉकवाइज, यानी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो एक ऑर्बिटल के अंदर अगर आप देखें तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू होंगी वो -1/2 और +1/2 से जाहिर करेंगे। और जनरली यही होता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है एक ऑर्बिटल में अपोजिट शो करते हैं हमेशा, यानी इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन कर रहे होते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फिर उनका यानी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, डेफिनेटली जो है वो अपोजिट स्पिन वो कर रहे होते हैं। So the values for spin quantum number of electron are +1/2 and -1/2. The probability of spin of electron is supposed to be 50% clockwise and 50% anti-clockwise. यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्लॉकवाइज प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंटी, तो आपने याद रखना है कि स्पिन 50% क्लॉकवाइज प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए और 50% एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली ये क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो यानी दोनों के चांसेस जो है ना वो सेम होते हैं, हम ये कह सकते हैं। व्हेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, ईच लाइन इन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइन। कहता है कि अगर हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है उसको हाई रिजॉल्विंग पावर, यानी ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर से जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, उसमें हम देखेंगे तो उसकी जो एक हर स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो पेयर ऑफ लाइन से बनी होती है, यानी उसकी फर्दर स्प्लिटिंग होके दो लाइन उससे बनती है। तो दिस पेयर ऑफ लाइन इज कॉल्ड डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर हम इसको जनरली कहते हैं। तो अब ये प्रूव कर रहा होता है कि एक जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों स्पिन पॉसिबल होती है। स्पेशली एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेंज होता है। एक ऑर्बिटल जो कि बिल्कुल एक ही रूम होता है, एक ही जगह होती है, लेकिन उनकी स्पिन डिफरेंट होती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इन 1925, ठीक है, गॉडस्मिथ और Uhlenbeck suggested that an electron while moving in an orbital around the nucleus also rotates or spins its own axis either in clockwise or anti-clockwise direction। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, और वो ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होता है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व भी करता है, लेकिन रिवॉल्व करने के साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो एक सर्कुलर मोशन होती है और एक स्पिन मोशन होती है, वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो क्या करता है, स्पिन करता है, और वो क्लॉकवाइज भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रोटेशन। तो इन लोगों ने इसको क्या कहा, सेल्फ रोटेशन। दिस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस ए मैग्नेटिक मूवमेंट। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अंदर मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन की चूंकि स्पिनिंग अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करेगा। ठीक है, हेंस अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड बाय द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो स्पिन जनरेट होगी वो अपोजिट होगी, यानी नेट स्पिन जो है डेफिनेटली वो कैंसिल हो जाएगी। द स्पिन मोशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रम। तो वो जो डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो तरह की स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो स्पिन मोशन है वो इस चीज को प्रूव कर रही है, यानी स्पिन मोशन, वो जो हमने कहा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो दो जो है वो डिवाइड हो जाती है, टू पार्ट्स में, पेयर ऑफ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्यों कन्वर्ट होती है, डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर क्यों बनता है, ड्यू टू स्पिन मोशन। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज स्पिन। ये देखें इस तरह घड़ी जो है वो हम उसमें देखते हैं ना कि 12 से 1 2 3 4 इस तरह जो है वो जो उसकी नीडल सी होती है वो क्या करती है, सर्कुलेट करती है। सेम यहाँ पे सर्कुलेशन
हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे स्पिनिंग कर रहा है, ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज स्पिनिंग, ये क्लॉकवाइज स्पिन है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखें दिस इज एंटी, यानी क्लॉक के अगेंस्ट, ये क्लॉक के मुताबिक है, ठीक है। इसको +1/2 और इसको -1/2 से जाहिर करेंगे। तो ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो भी अपोजिट होगी, ठीक है। यानी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, क्योंकि उनकी स्पिन अपोजिट होगी। अगर जाहिर है सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, दोनों अगर क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो फिर उसमें जो है वो आपके पास अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि सेम मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यहाँ पे इसको इस तरह भी हम जाहिर कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज स्पिन है। अब क्लॉकवाइज स्पिन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को अगर आप देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज के बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी उसके अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका बिहेवियर चेंज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह हम उसे कंसिडर करते हैं। तो जिस तरह मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कि ये क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है बिल्कुल अपोजिट बन रही है। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज को आप देखें, एंटी क्लॉकवाइज को देखें, अपोजिट डायरेक्शन बन रही है। तो इसी तरह फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका बिहेवियर एक सब शेल के अंदर, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल के ऑर्बिटल के अंदर होता है वहां पे भी उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद जो दो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम हो सकता है, उनका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, यानी सेम होता है प्रिंसिपल। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो दूसरे शेल का, लेट से दूसरे शेल के फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में, तो अब उसका जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 2 होगा। उसका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो उसको 0 से जाहिर करेंगे, यानी s सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, और उसके साथ साथ उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा ना, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का यही होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, सॉरी स्पिन नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, लेकिन उनका स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होता। यानी उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।